Good morning, students. Let's wait for one more minute to join others and then I will start. Okay. Good morning. कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग कैपिटल सोशल थेरीज पढ़ रहे थे कल. उसमें सेकेंड थेरी हम लोग पढ़ रहे थे नेट ऑपरेटिंग इनकम, और थोड़ा हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम की थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया था कल ऑलरेडी. नेट इनकम थ्योरी जो हमें एक्सप्लेन करता है, उसके जो आउटपुट है, रिजल्ट्स हैं, वो अब हम ग्राफ में समझ रहे हैं कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट का ग्राफ कैसे जाता है. तो कॉस्ट अगर हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, डेट अगर हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज के ओ, ये कांस्टेंट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी सेज दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कर्व है वो आप देखिए कांस्टेंट है. द मोमेंट cost is remaining same, the moment debt is also increasing. As the proportion of the debt increases, now जैसे जैसे debt हमारा increase हो रहा है, KD curve is cost of debt. डेट जिस तरह से आगे आगे बढ़ रहा है कर्व, उसी तरह से उसी के प्रोपोर्शन में KE देखिए आप. जैसे जैसे KD बढ़ रहा है, KE भी बढ़ रहा है, बट वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट KE का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. केडी का कॉस्ट भी एक तरीके से सेम है, बट जैसे जैसे डेट हमारा बढ़ रहा है, डेट प्रोपोर्शन डेट का बढ़ रहा है हमारा टोटल कॉस्ट में, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमारा बढ़ रहा है. एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस. सो दिस वाज एनओआई. वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी हमारी कांस्टेंट है. अब देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म, हमने वाई एक्सिस पे वैल्यू ऑफ द फर्म लिया है वी, और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने डेट. तो वैल्यू ऑफ द फर्म का जो ग्राफ है दैट इज आल्सो कांस्टेंट और रिमेनिंग सेम. बट लास्ट वाली थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, उसमें वैल्यू ऑफ द फर्म का बार अगर आपको याद हो तो वो अपवर्ड स्लोपिंग था. अपवर्ड स्लोपिंग था, यानी कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़े जा रहा था द मोमेंट वी विल बी
इंक्रीजिंग डेट, जितना ज़्यादा हमारा डेट बढ़ रहा था उतना ज़्यादा हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जा रहा था। बट यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट ऑफ ड्यू इक्विटी इस अगर बढ़ रही है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज रिमेनिंग सेम, एंड बिकॉज ऑफ दिस in this particular theory the value the total value of the firm remains constant, which is B and S, total cost of equity plus debt. Third theory is traditional approach. नाउ हमने NI थ्योरी पढ़ लिया एंड NOI थ्योरी पढ़ लिया, ये अप्रोच जो भी है. सो NI एंड NOI approach hold extreme views on the relationship between the capital structure, cost of capital and the value of firm. हमने तीनों चीज़ें पढ़ लिया कि ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा NI में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी हमने कंपेयर किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग से पढ़ा, कॉस्ट ऑफ डेट को अलग से पढ़ा, वैल्यू ऑफ द फर्म हमने अलग से पढ़ा. वैल्यू ऑफ द फर्म का हमने ग्राफ भी देखा. NI में वो अपवर्ड स्लोपिंग है, NOI में वो कांस्टेंट है. Now traditional approach, which is an intermediate approach also, is a compromise between the two extreme approaches. यानी कि हमने पहले NI approach पढ़ा और NI approach was totally opposite in that of NOI. वो दोनों approaches एक दूसरे से opposite थी. एक अप्रोच कह रही थी कि हमारा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे और सब पे, कॉस्ट ऑफ डेट पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे. NOI ने बोला कि हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म उस पर डिपेंड नहीं करता है. वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थी. अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच इज समवेयर द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दीज टू अप्रोचेज. यानी कि हमने कुछ चीज़ें इसमें से NI की उठानी, कुछ चीज़ें NOI की उठानी. ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि दोनों अप्रोचेज में से थोड़ा थोड़ा दोनों की बातें ठीक हैं, और इस अप्रोच में हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे आते हैं, जिसमें कि ना तो हम कम्प्लीटली NI को फॉलो कर रहे हैं और ना ही कम्प्लीटली NOI को फॉलो कर रहे हैं, बट समवेयर इन द मिडिल कुछ इस अप्रोच की हमारी वो है जो हम इसके अंदर फॉलो करते हैं सिचुएशंस. नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल अप्रोच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस traditional approach confirms the existence of an optimal capital structure where WACC is minimum and value of the firm is maximum. So basically what we say is that WACC, जब हम ये बार बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि WACC जब हमारा मिनिमम होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हमारा मिनिमम होगा तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज करेगा. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ये तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि अगर हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को रखते हैं, यानी कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इस तरह से रेज कर पा रहे हैं दैट it is basically raised at the minimal cost, then the value of the firm is at its maximization or at its maximum limit. And as per this approach, as per this approach As per this approach, a best possible mix of debt and equity will maximize the value of the firm. So, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग तो बेस्ट पॉसिबल मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म. यानी कि हम बेस्ट पॉसिबल मिक्स जो है डेट एंड इक्विटी का, वो हमें हेल्प कर रहा है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म. ये नहीं फोकस कर रहे हम, जैसे कि एक हमें अप्रोच ने कहा था कि हम सिर्फ डेट से अगर ज़्यादा करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा. दूसरी अप्रोच ने कहा था अगर हम डेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा. लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही है कि राइट मिक्स होना चाहिए, राइट मिक्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी विच विल मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म.
अब ट्रेडिशनल अप्रोच है, इट वर्क्स इन 3 स्टेजेस. वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन बोरोइंग्स. या तो हम अगर अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा रहे हैं तो फर्म का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, के डी वन के डी इज ग्रेटर देन के ई. एक सिचुएशन ये सकती है कि हमने जो भी दोनों का मिक्स लिया हुआ है, इक्विटी और डेट का, डेट कैपिटल से ज़्यादा लिया हुआ है हमने और इक्विटी से थोड़ा कम लिया हुआ है. दूसरा है कि एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि हमने इक्विटी से ज़्यादा लिया हो और डेट से कम लिया हो. एज अ रिजल्ट WACC रिड्यूसेस ग्रेजुअली. दिस फिनोमेना इज अप टू अ सर्टेन पॉइंट. जैसे हमने ये रेट्स रिटर्न्स पढ़ी थी ना, एक इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स एंड ऑल दैट, कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न्स टू सर्टेन एक्सटेंट. यहाँ पर भी ये एक लेवल तक इसका ये मतलब है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेज. हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है इट विल बी इंक्रीजिंग if we are investing in this manner, that we will be increasing our borrowings. हमारा borrowed capital जो है वो बड़ा होगा rather than the owned capital. owned capital is equity, equity कम होगा. तो इसके रिजल्ट से क्या होगा, WACC reduces gradually. शुरू में तो WACC हमारा रिड्यूस करेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू में तो हमारा रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा. लेकिन दिस फिनोमेना विल टेक प्लेस ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल और अ स्टेज. यानी कि एक तरीके से जो हमें वो रिटर्न देगा ज़्यादा, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न देगा, वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही देगा. देन एट द एंड ऑफ दिस फिनोमिनन द रिडक्शन ऑफ WACC सीजेस. मतलब कम हो जाता है. WACC सीजेस का मतलब एक पॉइंट पर आकर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम नहीं होगा, हमारा रिड्यूस होना कम नहीं होगा. एंड इट टेंड्स टू स्टेबलाइज. वहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरीके से स्टेगनेंट या स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, विच विल नॉट इवन इंक्रीज एंड नॉट इवन रिड्यूस. रिड्यूस भी नहीं हो रहा. तो एट द एंड जब इस फिनोमेना पर पहुंचेंगे हम, तो दैट मीन्स दैट आर WACC और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैज़ बिकम कांस्टेंट and it has become stabilized. Further increase in borrowing will not affect WACC. यानी कि उसके बाद एक लेवल पर आने के बाद ट्रेडिशनल अप्रोच देखिए बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है कि एक लेवल पर शुरू पे अगर जब हम ज़्यादा कैपिटल डिबेंचर्स से ले रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले तो रिड्यूस होगा, उसके बाद फिर वो एक पॉइंट पर आकर रिड्यूस नहीं होगा और आकर स्टेबलाइज हो जाएगा. और उसके बाद हम फिर जितना भी कैपिटल अगर हम डिवेंचर से रेज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे या WACC पर या वैल्यू ऑफ द फर्म पर नहीं पड़ेगा, और वो भी एक पॉइंट पर आकर स्टेगनेंट हो जाएंगे. जैसे WACC जब वो इट विल स्टॉप बिकमिंग दी और बिकमिंग लेसर और रिड्यूसिंग, तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा. और उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है वैल्यू द फर्म, तो वो भी हमारा स्टेगनेट हो जाएगा. नाउ इंक्रीजिंग डेट बियॉन्ड दिस पॉइंट इंक्रीजेस शेयर होल्डर्स रिस्क. ऑब्वियसली जब हम ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा जो है वो एक पॉइंट पर आकर स्टेबल हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, और सॉरी म्यूट हो गया था, आप मुझे बता दिया करिए. सो इंक्रीज इन डेट बियॉन्ड दिस पॉइंट इंक्रीजेस शेयर होल्डर्स रिस्क. यानी कि जब हमारा WACC रिड्यूस होना बंद हो गया एंड इट हैज़ बिकम स्टेबल, उस टाइम पे क्या होगा कि अगर हम दोबारा इंक्रीज कर रहे हैं अपना डेट कैपिटल को, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा ओवरऑल तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन इससे शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिस्क. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड बाद में देने वाले हैं एंड डिवेंचर्स को हम ऑलरेडी इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे. तो अगर कंपेरेटिवली डिवेंचर्स का कॉस्ट, डिवेंचर का जो शेयर है ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में वो बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हम लोगों ने बाद में ही देना है. अगर हम डिवेंचर्स का इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे, डिवेंचर्स से कैपिटल बढ़ाते रहेंगे और डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा, तो जो अर्निंग्स में से ज़्यादा पार्ट है वो इंटरेस्ट को ही चला जाएगा, और डिविडेंड को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पार्ट हमारा बहुत कम रह जाएगा. WACC इंक्रीजेज एंड तब उस पॉइंट पर ये थर्ड स्टेज आ गई, जो ट्रेडिशनल अप्रोच की 3 स्टेजेस हैं बेसिकली. जबकि WACC हमारा रिड्यूस कर रहा है, फिर WACC हमारा स्टेगनेंट हो गया, बेसिकली स्टेबलाइज हो गया, एक जगह पे आके रुक गया, और दूसरा थर्ड स्टेज में फिर दोबारा हमारा
WACC जैसे इंक्रीज करने लगा, मतलब पहले कम हो रहा था, फिर रुक गया, स्टेबल हो गया, और फिर अब इंक्रीज करने लगा, ऑपोजिट हो गया, बढ़ने लग गया। तो जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होगा। रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इन्वर्स रिलेशनशिप है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है वैल्यू ऑफ द फर्म से। अगर हमें वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ाना है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या मेजर्स लेंगे हम, जिससे कि हम कम कर सकें, हमें ये देखना होगा। देखिए इसमें कॉस्ट इधर है, डेट हमने नीचे लिया हुआ है, कॉस्ट हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए दैट इज ऑल्सो रेजिंग, अपवर्ड स्लोपिंग है। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल जो है वो 3 स्टेजेस में, क्योंकि हमको दिखाना था, समटाइम्स इट इज़ इंक्रीजिंग, फिर टोटल आके एक बार को टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा WACC एक तरह से, KO को हम वो भी बुला सकते हैं, या टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बुला सकते हैं। KO कर्व इस तरह से कर्वी यूँ है, इसलिए है क्योंकि ये इस फॉर्म में इसलिए है बिकॉज इन अर्लियर इट वाज रिड्यूसिंग, फर्स्ट स्टेज में रिड्यूस कर रहा था, नीचे जा रहा है, फिर एक पॉइंट पर आकर स्टेगनेंट हो जा रहा है, कर्व देखिए नीचे बिल्कुल कांस्टेंट हो जा रहा है, और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ये कर्व जो है इस फॉर्म में एंड स्ट्रेट नहीं है, या नीचे नहीं जा रहा है या ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें तीनों स्टेजेस आ गए, पहले नीचे जा रहा है, फिर स्टेगनेंट हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, और फिर ऊपर जा रहा है। सो KO कॉस्ट जो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या WACC से, जिसको हमने यहाँ पर डिनोट करा है, उसका कर्व ये मिडिल वाला इस तरह से जाएगा, नीचे फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। जो हमने 3 स्टेजेस पढ़ी है बेसिकली अभी, 3 स्टेजेस ऑफ इन ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें WACC का यही रोल है, पहले रिड्यूस हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा, सेकंड पॉइंट में हमने बोला कि वो इट सीजेस टू इंक्रीज, रिड्यूस या इंक्रीज वट एवर, तो वो फिर स्टेगनेंट हो जा रहा है, और थर्ड में वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, KD रिमेन्स कांस्टेंट एंड KE ऑफ कोर्स इज अपवर्ड स्लोपिंग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा बढ़ रहा है उसमें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो हम सेम कॉस्ट पे ही उठाते हैं, सो दैट इज वाई कॉस्ट ऑफ डेट का KD का कर्व आपने हर थ्योरी में देखा है कि वो कांस्टेंट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूसिंग, initially it reduces, then at a point it settles का मतलब it somehow becomes constant, सिमिलर रह रही है, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जा रही है बीच में। KO जो कर्व वो बीच में देखिए थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल पैरेलल हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है KD से, यानी कि वहाँ पर वो कांस्टेंट है। बट आफ्टर दिस पॉइंट KO इंक्रीजेज, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल हमारा इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब हमारा बढ़ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा थोड़ा सा इंक्रीज होगा। देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म भी यहाँ पे जैसे अपवर्ड स्लोपिंग था पिछली 2 अप्रोचेज में, ये समहाउ ये अप्रोच उन दोनों अप्रोचेज का कॉम्प्रोमाइज़ है, समवेयर इन द मिडल है, तो थोड़ा सा वैल्यू ऑफ द फर्म शुरू में बढ़ता है और फिर आकर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल था इनिशियली इट वाज रिड्यूसिंग मोड में था। जब वो रिड्यूसिंग मोड में था, जिस स्टेज में, स्टेज 1 में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो रहा था, इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा थर्ड स्टेज में पहुंच के कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल ही समझ लीजिए, जैसे वो इंक्रीज होता है तो हमारा कर्व भी बेसिकली इसमें थोड़ा सा फिर वो नीचे आने लगता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म का ऑपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। जैसे हमारा थर्ड स्टेज में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा, वैल्यू ऑफ द फर्म नीचे आने लगा। टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम उसको उस तरह से आगे प्रोड्यूस करते रहेंगे और वैल्यू ऑफ द कॉस्ट, जो वैल्यू ऑफ द फर्म हमारा नीचे आता रहेगा, जैसे हम कॉस्ट ऑफ द कैपिटल को बढ़ाते रहते हैं अगर आगे थर्ड स्टेज के बाद भी। तो इसे हमने 2 केसेस लेकर एग्जांपल हम दिखा सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का, एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। EBIT हमारा इसमें 1.5 लाख है, EBIT इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब वो 100% इक्विटी फाइनेंस से अगर हम करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा पड़ेगा 16%, जो हमने क्या अज्यूम करा है कि 16% हमें देना होगा, जो कि हमारा आफ्टर ऑल दी अर्निंग्स, हमने फिक्स कॉस्ट एंड एवरीथिंग करने के बाद हमारी अर्निंग्स बच जाएंगी। Introduction of the debt to the extent of 3 lakh, that is 10% of the rate, or 5 lakh at the 12%, 12 5 से 60, वहाँ पे 6 हो जाएगा 60,000, एंड 3 lakhs का 10% हो जाएगा 30। ठीक है,
तो हमने अभी ये बोला है, इस ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा EBIT, हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1.5 लाख रुपया है, और अभी हमने ये 1.5 लाख रुपया पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंस से लिया हुआ 16% के उस पर। अब हमें डेट का एक और जो है रेज करना है, जैसे हमने अभी पढ़ा 3 स्टेजेस पड़ी थी इसकी, तो उसमें भी बोल रहे हैं कि 2 हमारे पास एग्जांपल हैं। डेट हम 3 लाख रुपए हमें करना है, या तो हम 3 लाख रुपए उठा लें 10% रेट के हिसाब से, या हम 5 लाख उठा लें 12% के हिसाब से। तो केस 1 और केस 2 की ये इलस्ट्रेशन है। इस तरह से हमारा टोटल जो EBIT है, ये वैल्यू ऑफ द फर्म जिसे हम बोल रहे हैं WACC टोटल कॉस्ट करके, वो कितना निकलेगा? 16%, 14%, 15% आ रहा है। प्रेजेंटली जो हमारा सिचुएशन है 1.5 लाख, उसके हिसाब से EBIT हमारा टोटल बन रहा है 15 लाख माइनस 16% ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी देने के बाद हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म आया 937500, which is the formula. Formula is WACC EBIT divided by value into 100, 16% हमारा आ गया उस हिसाब से। अब केस 1 में हमने बोला 3 लाख रुपया हम लेके 10% इंटरेस्ट रेट से हम इंक्रीज करेंगे, तो 15 लाख हमारा EBIT होगा। इंटरेस्ट हमने लेस किया 30,000 हो गया, 3 लाख का 10%, और हमारा लेस करके बैलेंस बचा EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 1,20,000। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर 17% है, और उधर नेक्स्ट वाली सिचुएशन में जहाँ पर हमारा 12% हमने लिया 5 लाख का, वहाँ पर है 20%। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म एक तरीके से था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा टोटल प्रेजेंटली 16% था, केस 1 में 14 हो गया, केस 2 में अगर हम वहाँ से 12% के हिसाब से रेस कर रहे हैं, तो हमारा केस 2 में जो है WACC वो 15.79 है, यानी कि वहाँ पर बढ़ गया, केस 1 में 14.91 है। Now, if you will see this situation, the highlighted situation, जिसमें कि डेट 40 है हमारा, डेट या एसेट्स जो भी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स हमारा 10 है, एक्सपेक्टेड EPS 3.0, एंड WACC इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10.8 हमारा कंटिन्यूस आ जाएगा। डेट और एसेट्स रेशियो, ये बेसिकली ये इलस्ट्रेशन जो है, इट इज़ एक्चुअली कैलकुलेटिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द रेशियो वी आर इन्वेस्टिंग आर डेट, या हमारा जो एक तरीके से डेट मीन्स जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, और एसेट्स के टूवर्ड्स हमारा क्या रेशियो है, ये इलस्ट्रेशन हमें बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहा है बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू WACC, assuming all these things like हमारा टैक्स रेट 40% रहेगा, एंड WACC के फॉर्मूले में हम अगर इसको पुट करके रखते हैं विद द वैल्यूज वी हैव estimated from this illustration, then we are getting somewhere the ratio between debt and assets would be 10.80%. जो हमारी फोर्थ अप्रोच है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हम एक एग्जांपल जो स्मॉल पहले वाला हमने लिया है, सिर्फ आप अगर आप उसी को दिखाकर कर देंगे तो वो भी हो जाएगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल जो है M&M हम इसको बोलते हैं, MM अप्रोच, जो कि फोर्थ अप्रोच है, लास्ट अप्रोच फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। एक एक्सपर्ट थे फ्रैंको मोदिग्लियानी, और उन्होंने अपने नेम पर, एंड मर्टन मिलर, इन दोनों ने अपने नेम पर इस थ्योरी का नाम रखा M&M थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उन्होंने इस थ्योरी में क्या किया, ये दो इकोनॉमिस्ट जो वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड विद द परफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलेवेंट। उन्होंने बोला कि इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो भी हमारा फाइनेंशियल जो भी हमारा बेसिकली फर्दर फाइनेंशियल हमारा मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट रेलेवेंट। बेसिकली दे एक्चुअली हैव स्टडीड सिचुएशन, और एक मार्केट स्टडी उन्होंने बेसिकली करा, और उसके बेस पर उनका जो रिजल्ट निकला, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये सारी चीज़ें बता दी कि ना MM अप्रोच जो है सपोर्ट्स दी NOI अप्रोच। NOI जो अप्रोच हमने पढ़ा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, सेकंड अप्रोच जो हमने पढ़ा है, समहाउ ये उसको सपोर्ट करता है दैट व्हाटएवर NOI सेज इज टू सर्टेन एक्सटेंट
ओके, विच इज दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर डेट एंड इक्विटी का जो मिक्स है हैज़ गॉट नो वैल्यू ऑन द, नो इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि डेट हम कितना भी रखें, इक्विटी हम कितना भी रखें, इनको हम बढ़ा लें, कम कर लें, कोई भी मिक्स रख लें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं हमारे पास कि हम 10% रखते हैं, 90% रखते हैं मिक्स, या 20%, 80% रखते हैं, या वाइस वर्सा कर देते हैं, 30-70 रखते हैं, जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं डेट और इक्विटी के मिक्स के, हम वो कुछ भी रेज कर लें, मगर उससे लेकिन हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म को हम नहीं बढ़ा सकते। टू सर्टेन एक्सटेंट एमएनएम ने ये कहा कि हम सिर्फ इस चीज़ से कि अगर हम ये स्टडी करें कि डेट और इक्विटी का मिक्स हम पढ़ लें कि हम डेट से अगर कम कर रहे हैं या इक्विटी से ज़्यादा कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या WACC को हम कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने अभी तक सारी पुरानी अप्रोचेज़ में पढ़ा ही है कि पुरानी जो अप्रोचेज़ हैं उन्होंने यही बोला है कि WACC जैसे रिड्यूस होता है तो हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ रहा था, वैल्यू ऑफ द फर्म का हमारा जो ग्राफ है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा था। बट इन्होंने बोला है एम एन एम अप्रोच सेज दैट डेट एंड इक्विटी मिक्स इज गॉट नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म टू सर्टेन एक्सटेंट। NOI ने भी यही कहा था इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द NI अप्रोच, बिकॉज NI अप्रोच एंड द NOI अप्रोच वर बोथ opposite to each other, yeah, contradictory to each other. Further, model adds a behavioral justification in the favor of the NOI approach. उसमें हमने एक leverage भी identify किया था, the degree of leverage if we will calculate, we would be able to, through that leverage we will be able to bring down the cost of capital down जैसे ही आएगा, so we will be able to increase the value of the firm. इस पर्टिकुलर अप्रोच की हमारे पास कुछ असम्पशंस हैं। असम्पशंस हम ये कर रहे हैं कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा, जहाँ से हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, जिस मार्केट से हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, जिस मार्केट से हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स या डिबेंचर शेयर होल्डर्स मिलेंगे, दैट इज परफेक्ट। मीन्स वेन एवर वी वॉन्ट वट एवर अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड इक्विटी भी, तो हमको वो मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स कैन बोरो एट द सेम इंटरेस्ट रेट। वी आर also assuming that if some company is going to issue some maybe loans or some capital to be borrowed, then companies can also be getting the loan at the same rate the way the individuals are getting, although in our today's scenario it is not same. in practical scenario अगर हम देखें तो जो कंपनीज को एट टाइम्स लोन मिलते हैं या ओवरड्राफ्ट्स उनको अपने बैंक्स में लिमिट मिलती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। बैंक्स में जो ओवरड्राफ्ट उनको जितना लेवल पे मिल जाता है वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता। देयर आर सम बैंक्स हु सिक्योर इंडिविजुअल्स, देयर आर सम बैंक हु सिक्योर कंपनीज। तो कहीं पर कंपनीज को ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है ज़्यादा पैसा, क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल उठाती हैं या पैसा लोन उठाएंगी या कुछ भी ऐसा करेंगी, या मार्केट में कोई भी पर्सन है वो कंपनीज, हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, इंडिविजुअल्स में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है इंडिविजुअल्स में। बट एज फार एज दिस इज़ कंसर्न, बेसिकली इन दिस मार्केट हमारी जो अजम्पशन है, इन दिस थेरी जो हमारी अजम्पशन है, उसमें वो यही है कि इंटरेस्ट रेट अगर चाहे तो इंडिविजुअल भी बोरो कर रहा है या कंपनीज भी बोरो कर रही हैं, सेम लेवल पे ही, सेम इंटरेस्ट लेवल पे ही दोनों के लिए मार्केट में पैसा या कैपिटल अवेलेबल है। एंड देर आर नो टैक्सेस, नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। देखिए ये सारे ही ऑलमोस्ट अप्रोचेस ने रखा है कि टैक्सेस है ही नहीं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी जो इलस्ट्रेशन लिया वहाँ पर भी हमने सिर्फ EBIT में से इंटरेस्ट लेस किया था, और उसके बाद हमने जो हमारा बेसिकली था WACC, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर लिया था, बट वी डिड नॉट गो फॉर बेसिकली दैट थिंक कि हमें टैक्सेस कितना कैलकुलेट करना है या उसको कितना लेस करना है। So this particular approach is also assuming that there will be no taxes and levied by the government, and there are no cost associated with the liquidation of a company. अगर हम अपनी कंपनी का लिक्विडेशन करना चाहेंगे तो उसकी वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को कुछ नहीं देना पड़ेगा। यानी कि वैल्यूएशन अगर हमें अपनी कंपनी का करना है तो उस वैल्यूएशन के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी को इनकर करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करना पड़ेगा। वी नो इट, वी कैन कैलकुलेट इट। एंड लिक्विडेशन ऑफ द फर्म
means whenever we would really want to calculate the value of the firm, or we really want to get the you can say money in the liquid form against our company's assets and all those things, that is called liquidation. कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है अगेंस्ट आर कंपनीज एसेट्स और समथिंग, तो हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम चाहेंगे तब हम उसको लिक्विडेट कर सकते हैं अपने एसेट्स को भी। कंपनीज हैव अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सो दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट की फिक्स पॉलिसी है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन से थे, फाइनेंसिंग डिसीजंस कौन से थे, ये हम पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजंस वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें कि कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर आ चुका है और फिर उसको फर्दर कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये वो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। कोई प्रोजेक्ट में लगाना है, कोई मशीनरी खरीदनी है, लैंड एंड बिल्डिंग लगानी है, क्या करना है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं। और फाइनेंसिंग डिसीजन हो गए कि हमें कैपिटल रेज कहाँ से करना है, कॉस्ट कितना रहेगा, कम कॉस्ट पे करना है, इक्विटी से करना है, डेट से करना है, कहाँ से करना है, वो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस हो जाते हैं। सो कंपनी के पास एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जिससे कि कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा फाइनेंसिंग डिसीजन पे। यानी कि अगर हम किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज़ लेस प्रोडक्टिव या लेस प्रॉफिटेबल, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है हमारे वो यही होते हैं कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कितना आएगा, कितना अर्न करेंगे। अगर वो एक डिसीजन गलत हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इस तरह से नहीं पड़ रहा कि आगे हमें फाइनेंसिंग डिसीजंस पे प्रॉब्लम हो। फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस हमें लेने, यानी कि अगर एक्स्ट्रा कैपिटल हमें बाद में रेज करनी है और हम ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गलत ले चुके हैं या ऐसा लेस प्रॉफिटेबल डिसीजन ले चुके हैं, उसका कोई इम्पैक्ट हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन पे नहीं पड़ रहा है। हमें दोबारा इस कैपिटल चाहिए होगा मार्केट से इजीली मिल जाएगा, ये भी इसका एक एजम्पशन है। 100% डिविडेंड पेमेंट रेशो है, यानी कि कोई 100% डिविडेंड पेमेंट रेशो का मतलब होता है कोई भी रिटेन नहीं कर रहा है अर्निंग्स को, कंपनी कोई भी अपनी अर्निंग्स को थोड़ा भी पैसा अर्निंग्स में बचाकर फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इक्विटी या डेट से ही करेगा। रिटेन अर्निंग्स का कोई सोर्स नहीं है एज द कैपिटल स्ट्रक्चर में या कैपिटल को रेज करने में, और टोटल पैसा जो अर्निंग्स का बच जाएगा, ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस बट आफ्टर इंटरेस्ट, उसको हम टोटल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड में। M&M प्रोपोजिशन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे पहले ही पढ़ लिया हमने, एनओआई को सपोर्ट कर रहा है जिसमें उसने ये कहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तुम बढ़ा लो कम कर लो, कॉस्ट ऑफ डेट को तुम बढ़ा लो कम कर लो, कोई भी मिक्स रख लो, इन सब चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा वैल्यू ऑफ फर्म पे। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारी ईबीआईटी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। हम उसको कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं मार्केट में वैल्यू, या अगर हम उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम तो करना ही नहीं चाहेंगे, बढ़ा सकते हैं अगर हम उसको, या सेम लेवल पे हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। सो बेसिकली हम कितना अर्निंग्स कर रहे हैं वो हमारा वैल्यू बताता है, ना कि हमारा डेट और इक्विटी से कितना कॉस्ट हम कम कर रहे हैं वो हमारा वैल्यू बताता है। टू सर्टेन एक्सटेंट दिस इज मोर ऑफ द प्रैक्टिकल सिचुएशन। जितना हम अर्निंग्स कर रहे हैं बिजनेस में, ईबीआईटी हो रहा है, एक्चुअल में हमारी वैल्यू ऑफ द कंपनी उसी से ही पता चल रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इम्पैक्ट तो पड़ता है, कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे हम कैपिटल उठा लेंगे तो हमारा प्रॉफिट लेस हो जाएगा। लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म टू सर्टेन एक्सटेंट इज डिपेंडिंग बट कंप्लीटली नॉट डिपेंडिंग अपॉन दैट, क्योंकि WACC डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करना चाहिए हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को। वैल्यू ऑफ फर्म एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट। इन दोनों इकोनॉमिस्ट को कह लीजिए या इन दोनों ने जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने स्टडी करके यही बोला है कि हम वैल्यू ऑफ द फर्म जो है मिक्सचर ऑफ द डेट एंड इक्विटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हैं या कितना हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म देन विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट which is expected average cost of capital.
इसका प्रोपोजिशन एक ये भी है कि एज पर दिस मॉडल आइडेंटिकल फर्म्स एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विद द सेम लेवल्स ऑफ अर्निंग्स एज पर एमएम अप्रोच इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल फर्म्स आर डिफरेंट आर्बिट्रेज प्रोसेस विल टेक प्लेस। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है कि अगर कोई भी दो कंपनीज हैं सेम लेवल पे, सेम फर्म्स हैं, तो वो सेम लेवल पे अर्न करेंगी। सेम कंपनीज अगर हैं सेम लेवल पे वो अर्न करेंगी, ठीक है। एज पर दी एम एम अप्रोच इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल फर्म्स आर डिफरेंट, अगर मार्केट वैल्यू दोनों ही फर्म्स की डिफरेंट है, सेम कंपनीज हैं लेकिन मार्केट वैल्यू अलग अलग है, वो किसी वजह से हो सकता है। किस वजह से हो सकता है? वो आर्बिट्रेज प्रोसेस एक, आई विल जस्ट टेल यू इन डिटेल कि क्या है। दैट विल टेक प्लेस वंस इफ वी आर अज्यूमिंग थ्रू दिस मॉडल दैट मार्केट वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिकल फर्म्स आर डिफरेंट। Give me just 1 minute. I am going to click your attendance first. Okay, so basically M&M approach, it says that if the market value of the identical firms are different, identical firm का मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ सेम हो, कैपिटल स्ट्रक्चर भी सेम है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी सेम है, प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, देन वहाँ पर आर्बिट्रेज प्रोसेस विल टेक प्लेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब है कि एक चीज़ ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती है इस चीज़ के लिए कि जब सारे कुछ सेम है तो हमारा एक तरीके से अलग कैसे हैं फिर वो जो मार्केट वैल्यू हो उन फर्म्स की वो डिफरेंट कैसे है जब सब कुछ सेम हो रहा है। कुछ कंपनीज क्या करती रहती हैं कि अगर उनको अपना बेनिफिट लगता है किसी भी चीज़ में तो वो अपना एसेट को सेल कर देती हैं। अगर उनको कोई अच्छा मार्केट प्राइस मिल रहा है उसको सेल कर दिया। वैसे में कुछ अच्छा अपना हमारा कोई एसेट है उसको हमने पुराना हो गया है और हम नया लेना चाहते हैं तो हमने उस पुराने को बेच दिया एक अच्छे प्राइस पे, अच्छे प्रॉफिट से बेच दिया, या हमें मार्केट वैल्यू जो उसका था उससे ज़्यादा कभी अच्छे पे मिल गया इसलिए हमने बेच दिया। तो कुछ कंपनीज ये सब कर रही हैं। तो यानी कि अगर दो आइडेंटिकल फर्म्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट है तो ऐसा कुछ प्रोसेस में भी किसी एक में हो रहा होगा कि उनका कुछ और प्रॉफिट सोर्स भी है, अर्निंग्स का कोई और सोर्स भी है जो कि आर्बिट्रेज हो सकता है कि वो अपना बाय सेल करे जा रहे हैं अपने एसेट्स को, नया ले आए फिर पुराने वाले को फिर से अच्छे मार्केट वैल्यू पर बेच दिया, प्राइस पे बेच दिया। इन दिस प्रोसेस इन्वेस्टर्स विल स्विच देयर सिक्योरिटीज बिटवीन आइडेंटिकल फर्म्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें क्या होगा फिर जो जो ज़्यादा कंपनी जहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रही है लोग उस कंपनी को छोड़ के जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है सेम आइडेंटिकल भी दिख रही है वो सब कुछ है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना अपना ज़्यादा पसंद करेंगे सो दैट दे कैन रिसीव दी रिटर्न्स फ्रॉम दी बोथ फर्म्स। चेंज इन दी M&M नो टैक्स रिजल्ट, इसमें भी टैक्स कुछ नहीं है। अगर चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी कैन हैव 10-90 50-50 इक्विटी डेट का जो भी हमारा कॉम्बिनेशंस हैं वो एक्चुअल में ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमारी है उसको मैटर
उसको वो दैट डजंट मैटर एंड दैट डजंट कैलकुलेट आल्सो द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी। कि हम इक्विटी को सारा पूरा कैपिटल हमें $1,000 अगर हमें करना है तो हमने टोटल इक्विटी से कर लिया, या हमने 70-30 के रेशो से कर लिया, या थर्ड जो ये सर्कल है उसमें हम देख रहे हैं कि पाई चार्ट कि 40 और 60 के रेशो से कर लिया। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इसमें इस तरह से इम्पैक्ट नहीं कर रहा उसका कुछ भी। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर फॉर द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कैपिटल। कैस कोई भी तीनों सिचुएशंस में वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एस प्लस बी, जो भी हमारा टोटल इक्विटी है या डेट है उसको हम कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला। बेसिकली वी कैन हेल्प इट विद द इलस्ट्रेशन। जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में एक इलस्ट्रेशन ले लिया था कि हमारा टोटल कंपनी का वैल्यू 110 है। आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज में। इस इलस्ट्रेशन को हम नेक्स्ट क्लास में भी ले सकेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट। सो M&M का मोदिग्लियानी एंड मिलर मॉडल जो है इसका हम जो एक ये इलस्ट्रेशन या प्रॉब्लम से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ इलस्ट्रेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। अभी बाकी एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज हमारी 4 तरह की जो हैं वो चारों कवर हो गई। कुछ अजम्पशंस हैं और कुछ कंपैरिजन है जो हमने पढ़े हैं अभी तक वैल्यू ऑफ द फर्म में या WAC